अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पेफडा का रिजल्ट आ चुका है और इंटरव्यूज भी स्टार्ट हो चुके हैं। इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारी सीनियर पोस्ट के इंटरव्यू हो भी गए हैं। अभी जूनियर साइंटिस्ट के इंटरव्यूज रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के इंटरव्यूज रहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स की तरफ से हमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएं जिसमें आपकी इन तमाम क्वेरीज को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप कि आपको इसमें उन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो आपके माइंड में हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको आउटलाइन बताता चलूं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इसमें हम डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे जो कि आपको इंटरव्यू के लिए रिक्वायर्ड हैं। उसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि पासिंग मार्क्स आपके कितने होने चाहिए और कितने मार्क्स के ऊपर जो है वो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि आप इंटरव्यू में जा सकते हैं। और एक्स्ट्रा मार्क्स आपको जो है वो मेरिट में किस किस चीज के मिल सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्ट रूल्स 2004 के तहत जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स किस किस चीज के होते हैं, किस चीज के नहीं होते। इसके अलावा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इंटरव्यू का पैनल जो है वो कितने लोगों पर मुश्तमिल है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या हैं। और इसके अलावा जनरल क्वेश्चन यानी कि जो तमाम लोगों से पूछे जा सकते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे भी और टेक्निकल पोस्ट पे भी, वो कौन कौन से हैं वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके बाद जो लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनको हम ये बताएंगे कि आपकी ड्रेसिंग जो है वो इंटरव्यू के लिए कैसी होनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट वाले जो लोग हैं जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट देना है उनको भी हम बताएंगे कि आपका टाइपिंग टेस्ट कब होगा और इंटरव्यू का नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। और उसके अलावा स्टेटस ऑफ पेप्डा जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। जो आपकी हायरिंग होगी वो किसके तहत होगी, क्या वो सिविल सर्विस रूल्स के तहत होगी या वो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी के तहत होगी। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, सारी वीडियो को जरूर देखिएगा और आई होप कि आपके तमाम क्वेश्चंस जो है वो इसमें एड्रेस हो जाएंगे। तो सबसे पहले जी, जो आपने डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने हैं वो आपके पास होने चाहिए। आपने ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। कॉपी जो है वो आप उसको अटेस्ट करवाएंगे, ठीक है, और ओरिजिनल जो है वो आप अपने साथ लेके जाएंगे। सीएनआईसी होगा, डोमिसाइल है, आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे। अगर आपको डिग्री नहीं मिली है तो ट्रांसक्रिप्ट भी चल जाएगी, इसमें परेशान मत होइएगा। अगर डिग्री अभी तक आपकी नहीं आई तो कुछ स्टूडेंट एंड में जाके परेशान होते हैं कि जी हमें डिग्री नहीं मिली है लेकिन ट्रांसक्रिप्ट है हमारे पास, तो ट्रांसक्रिप्ट भी चल जाएगी, रिजल्ट कार्ड यानी आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आपको रिजल्ट कार्ड भी नहीं मिला, रिजल्ट अवेटिंग है, तो वो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी जॉब में आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो वो एक्सपीरियंस लेटर आप जरूर वहां से हासिल करें। और जैसा कि उन्होंने बताया गया था कि जो ऑथोराइज्ड लैब्स हैं, जो रजिस्टर्ड लैब्स हैं, सिर्फ उनका या रजिस्टर्ड इदारे हैं, सिर्फ उन्हीं का एक्सपीरियंस जो है वो काउंट करेगा। इसके अलावा जो है वो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो बच्चों एनओसी के बगैर कभी ना जाइएगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल आप पीएफएसए के एम्प्लॉई हैं, आप पंजाब फूड अथॉरिटी के एम्प्लॉई हैं, आप पीसीएसआईआर के एम्प्लॉई हैं, या पीएसक्यूसीए के एम्प्लॉई हैं, या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने इंटरव्यू से पहले पहले एनओसी के लिए लाजमी अप्लाई कर दें। तो ये इस वीडियो का एक मकसद ये भी है कि आप लोगों को ये बता दें कि अगर आपका इंटरव्यू लेट है तो आप एनओसी के लिए फौरी तौर पे अप्लाई करें, उसके लिए भाग दौड़ करें ताकि आपको टाइमली ये मिल जाए। उसके अलावा अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है और आपकी जॉब में पब्लिकेशन रिक्वायर्ड भी हैं तो पब्लिकेशन की एक डिटेल जो है वो आपके पास पूरी की पूरी मौजूद होनी चाहिए और अपने साथ आप लेके जाएंगे। और इसके अलावा एनी अदर डॉक्यूमेंट जो कि पेफ्डा ने आपसे रिक्वायर किया है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडवर्टीजमेंट उसमें लिखा हुआ है, वो लाजमी आप इसके साथ अटैच करें। और ये आपके पास ओरिजिनल भी मौजूद होना चाहिए और इसकी अटेस्टेड कॉपी भी मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जी पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स जो है देखें जी, ये जो जितने भी जॉब रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं इसमें मोस्टली 50 जो है वो आपका पासिंग क्राइटेरिया हो, लेकिन 50 नंबर वाले हरगिज ये ना समझें कि वो हर हाल में उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। बिकॉज यहाँ पर 1:5 का असूल जो है वो लागू है। इसका मतलब ये है कि हर एक पोस्ट के अगेंस्ट 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 5 पोस्ट हैं तो कितने लोगों को कॉल करेंगे? 25 लोगों को। कौन से 25 लोग? ठीक है, 25 टॉप 25 लोग हैं जिन्होंने मैक्सिमम मार्क्स लिए हुए हैं, उन लोगों को सबसे पहले यहाँ पर कॉल किया जाएगा। उसके बाद देखें जी कि मेरिट जो है वो पेफ्डा अनाउंस करेगा। मेरिट जो है वो अभी तक जो भी बताया जा रहा है इधर उधर वो ऑथेंटिक नहीं है। मेरिट जो है वो पेफ्डा अनाउंस करेगा और मैं ये भी बता दूंगा आपको कि वो मेरिट जो है वो कब बनाया जाएगा। मेरिट अभी इंटरव्यू से पहले नहीं बनाया जाएगा बल्कि इंटरव्यू के बाद मेरिट बनता है, ठीक है, यानी इंटरव्यू के बाद जो फाइनल मेरिट है वो बनेगा।
अभी का जो मेरिट है वो जस्ट यही है कि एक सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को बुलाया जाएगा, 5 सीट के अगेंस्ट 25 लोगों को बुला लिया जाएगा। और इसके अलावा जो है वो अगर आप देखें तो हमारे पास अगर ये जो इंटरव्यू की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके टेस्ट की बेस पे हो रहा है, ठीक है। 5:1 की रेशो है या 1:5 की रेशो आप इसको कह सकते हैं। अब इसके बाद जब आप टेस्ट दे देंगे, आपने टेस्ट दे दिया, आपका रिजल्ट आ गया, उसके बाद आप इंटरव्यू में भी अपीयर हो जाएंगे, आपका टाइपिंग टेस्ट भी हो गया, देन आपका जो फाइनल मेरिट है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि उसमें आपके टेस्ट के नंबर काउंट करेंगे, उसमें आपके इंटरव्यू के नंबर काउंट करेंगे, उसमें एकेडेमिया के नंबर होंगे, उसमें एक्सपीरियंस काउंट करेगा, उसमें अदर्स होंगे। अदर्स में जो है ना वो कुछ एक्स्ट्रा मार्क। अब एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो किस किस चीज के होते हैं, वो हाफिज कुरान के भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के अंदर ये लिखा हुआ है कि हाफिज कुरान के सेपरेट मार्क्स, और उसके अलावा गोल्ड मेडलिस्ट के भी होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट के भी मार्क्स होते हैं और हाफिज कुरान के भी होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है तो फिर आपको हाफिज कुरान जो लोग हैं उनको भी एडिशनल एडवांटेज होगा, और जिनका गोल्ड मेडल वगैरह है लास्ट डिग्री के अंदर उनको भी इसका एडवांटेज होगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर कोई हाफिज कुरान है तो उसके पास विफाकुल मदारिस, विफाकुल इसकी डिग्री लाजमी होनी चाहिए, विफाकुल मदारिस की तरफ से इशू कर दो। और अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो यूनिवर्सिटी की तरफ से या इदारे की तरफ से आपके जो भी जहां से भी आपको गोल्ड मेडल मिला है लास्ट, उसकी तरफ से एक मेरिट सर्टिफिकेट या डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट होता है, वो लाजमी आपके पास होना चाहिए, वो ले लें। अगर अगर आपने वो नहीं लिया अब तक तो उसको लाजमी अरेंज कर लें, उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सके। तो इसलिए आप लोगों को एडवांस में ये चीजें बता रहे हैं ताकि आप लोग ये चीजें जो है वो अरेंज कर लें, और उस दिन जो है वो आप पछताए ना कि काश हम लोग ये कर लेते, तो शायद आपका मेरिट बन जाता। इसके बाद ये अगेन मैं बता रहा हूँ आपको कि एक्स्ट्रा मार्क्स आपको किस किस चीज के मिल सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी 2004 इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है, क्योंकि ये जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट पे ही है, 1 से लेके 3 साल तक का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो फिर हाफिज कुरान को मार्क्स मिलेंगे, पोजीशन होल्डर को मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। उसके अलावा हायर स्टेज क्वालिफिकेशन जो है उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन का जो वेटेज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मास्टर्स के जो है वो 50% मार्क्स आपके काउंट करेंगे, बैचलर के 25%, इंटरमीडिएट के 17% होते हैं, और मैट्रिक के 8%। टोटल जो है ये 100% मार्क्स आपके इस तरह से एकेडेमिया के लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 100% बनता है, और 100 में से आपके कितने बनते हैं तो वो यहाँ पे जो भी आपने ऑब्टेन किए हैं उसके मुताबिक आपकी परसेंटेज बन जाएगी, आपके मार्क्स बन के सामने आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो इसके अंदर ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे यस, अगर कॉन्ट्रैक्ट रूल पॉलिसी 2004 यहाँ पर अप्लाई होती है तो फिर हाफिज कुरान के, पोजीशन होल्डर के, हायर क्वालिफिकेशन के आपको मार्क्स जो है वो लाजमी मिल जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप हाफिज कुरान की सनद अपनी जो है वो अरेंज करें लाजमी। अगर फाकुल मदारस से ले लिया वेल एंड गुड, नहीं लिया तो दोबारा ले लें। पोजीशन होल्डर है तो अपना मेरिट सर्टिफिकेट ले लें। हायर क्वालिफिकेशन है तो उसमें जो हायर आपकी क्वालिफिकेशन है उनकी अगर उनकी ट्रांसक्रिप्ट या उनकी डिग्री अगर आपने अभी तक रिसीव नहीं किया तो वो कर लें, ताकि आप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू प्रोड्यूस कर सकें। क्योंकि अगर इंटरव्यू के वक्त आप ये चीजें नहीं लेके जाएंगे तो वो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे, आपको इंटरव्यू देने की इजाजत नहीं देंगे। आमतौर पे होता है ऐसे है कि अगर आप पीपीएससी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपसे इंटरव्यू ले लेते हैं, लेकिन आपको प्रोविजनल लेटर इशू कर देते हैं कि अगर आप ये वाला ये डॉक्यूमेंट अगर आप प्रोवाइड कर देंगे तो हम आपके इंटरव्यू को कंसीडर कर लेंगे, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो उसमें वो टाइम दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करेंगे। इसी तरह अगर आपने एनओसी नहीं लिया हुआ तो अपने इदारे से एनओसी ले लें, अदरवाइज आपका इंटरव्यू नहीं होगा। आपको मेरा नहीं ख्याल है कि ये एक्स्ट्रा टाइम देंगे। इसके बाद बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। इंटरव्यू के दिन आपसे किस किस किस्म के क्वेश्चंस करेंगे, इसमें आप ये देख लें कि इसके अलावा हम इसके ऊपर एक सेपरेट सेशन भी कर रहे हैं। ये सेशन कब हो रहा है? ये सेशन हो रहा है मंडे, ये जो नेक्स्ट मंडे है, और कितने बजे होगा? रात 9 बजे से लेके 10 बजे, ठीक है। तो जो लोग भी जो है वो इसमें हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं नंबर लिख देता हूँ, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको अपने ग्रुप का हिस्सा बना लेंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप हमारे एडमिन से रब्ता कर सकते हैं, 0315450541 3। तो ये नंबर जो है वो हमारे एडमिन का है, इस पे आप रब्ता करके आप जो है वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस पे हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, और आप इसके थ्रू जो है वो हमारा इंटरव्यू का जो स्पेसिफिक सेशन है जो कि जस्ट इंटरव्यू के ऊपर होगा कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके उसमें आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप हिस्सा ले सकते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं जी किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले है जी आपसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उसके बाद जीके बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब इनको हम वन बाय वन सेपरेटली डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो किस किस तरह के होते हैं, और इसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। अब देखें जी, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसमें आपसे सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिया जाएगा,
उर्दू और इंग्लिश दोनों में आपने इंट्रोडक्शन जो है वो इतना अच्छा प्रिपेयर करना है। अगर उर्दू में कहेंगे अब अपने बारे में कुछ बताएं तो आप उर्दू में इंट्रोडक्शन देंगे, अगर इंग्लिश में आपसे पूछा जाता है तो इंग्लिश में आप इंट्रोडक्शन देंगे, तो एटलीस्ट इंट्रोडक्शन जो है वो आपका लाजमी इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में प्रिपेयर होना चाहिए। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने अपना नाम बताना है, अपने सिटी का नाम बताना है, अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन बतानी है, कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं वो बताना है, या कहीं पे आपने कोई एक्सपीरियंस लिया है, थोड़ा बहुत कोई इंटर्नशिप वगैरह किया है तो उसके बारे में बता दें। लेकिन अगर आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, किसी ऐसी जगह पे काम किया है जहाँ आपने इंटर्नशिप तो किया लेकिन आपको उसके बारे में कोई नाउ हाउ नहीं है, तो उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में शायद आप उसको ना ही मेंशन करें तो बेहतर है, बिकॉज उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसी चीज आपने हरगिज डिस्कस नहीं करनी है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। आपने अपने शहर की ज्योग्राफी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेना, खास तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वाले लोग हैं उनसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिकॉज जो टेक्निकल लोग हैं उनसे तो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, उनसे लैब रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग होगी, तो उनसे उनसे जो है वो इस तरह के ज्योग्राफी के या जीके के क्वेश्चन पूछे जाने का इम्कान नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछ ले तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वाले लोग हैं वो ये फेमस पर्सनैलिटी है, अपने इलाके का मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इंडस्ट्री है, डिश है, डेजर्ट है, उसके बाद रिवर है आपके इलाके में कोई तो उसके बारे में, या डेलिकेसी है आपके इलाके की कोई तो उसके बारे में आप जरूर जरूर जो है वो पढ़ के जाएंगे। उसके बाद आपसे पॉपुलेशन पूछी जा सकती है पाकिस्तान की, आपकी सिटी की पॉपुलेशन आपको पता होनी चाहिए, आपको जीडीपी पता होनी चाहिए, फॉरेन डेट है, इस तरह से आपको जो बाकी इंपॉर्टेंट किस्म के इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनका पता होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका पता होना चाहिए। जो करंट इश्यूज आजकल चल रहे हैं वो सारे के सारे आपके नॉलेज में होने चाहिए, ठीक है। तो आजकल जो करंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। अखबार को पढ़ के जाइएगा, देख के जाइएगा। खास तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स पे जिन्होंने अप्लाई किया उनसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। अब कुछ जीके बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वाले जो है उनसे खास तौर पे ये पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी पोस्ट पे जिन्होंने अप्लाई किया हो सकता है कि उनसे भी ये पूछ लिया जाए, लेकिन उनसे ज्यादातर आमतौर पे टेक्निकल क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान है, ज्योग्राफी ऑफ योर सिटी है, करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर है, इंडो पाक हिस्ट्री है। इसमें इंडो पाक हिस्ट्री में 712 से लेके 2025 तक की हिस्ट्री है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह अदर जीके बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इस्लामिक स्टडी से भी बाज़ औक़ात वो कोई सवाल आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स वगैरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे एरियाज जो है वो आपने प्रिपेयर करने हैं। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का है, आप प्योरली टेक्निकल जॉब के ऊपर हैं, तो फिर ये जीके बेस्ड क्वेश्चन प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। फिर आप जीके को प्रिपेयर ना करें, बल्कि इससे बेहतर है कि आप पेप्टा का एक्ट जो है वो देख के चले जाएं। पेप्टा एक्ट जो है वो इससे ज्यादा बेहतर है। तो जीके को आप इसके लिए प्रिपेयर ना करें, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वाले हैं वो कंप्यूटर को खास तौर पे देखें, और उसके अलावा जो उनकी जॉब रिलेटेड जेडी है उसको जरूर देखें, और उसके अलावा वो जीके को जरूर देखें, उनसे क्वेश्चनिंग हो सकती है। अब जॉब रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं ये आपसे ये हर किसी से पूछे जाएंगे, तो आपने जेडीज प्रिपेयर करनी है कौन कौन सी, जिस जो जहां पे आप जॉब परफॉर्म कर रहे हैं और जहां पे आपने जॉब परफॉर्म करनी है, ठीक है। जो आपकी नेक्स्ट जॉब है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, और जो आपकी करंट जॉब है, ये दोनों की जेडीज आपको कंप्लीटली पता होनी। खास तौर पे जिस जॉब पे आप जा रहे हैं इसके बारे में वो आपसे सारा कुछ पूछेंगे। मिसाल के तौर पे वो ये अज्यूम करेंगे कि अगर इस बंदे को आज हम, ये जूनियर साइंटिस्ट है, ये सीनियर साइंटिस्ट है, ये सीनियर टेक्निकल मैनेजर है, इसको अगर हाँ आज हम लैब के अंदर भेज देते हैं तो क्या ये काम परफॉर्म कर सकता है। तो आपको आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं, अगर आप जूनियर साइंटिस्ट एग्रीकल्चर के लिए हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं वो सारे आपको परफॉर्म करने आने चाहिए। यानी आपको ऐसा होना चाहिए, अगर आपने नहीं भी प्रिपेयर किए तो प्रिपेयर कर लें उसको। यानी आपको ऐसा होना चाहिए कि आपको अगर पहले ही दिन लैब में जाके खड़ा कर दिया जाए तो आप सारे के सारे टेस्ट परफॉर्म कर लें। तो इस लेवल की प्रोफिशिएंसी आपकी इसके ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है पर्पस ऑफ पेफ्डा जो है वो क्या है ये आपको सारा पता होना चाहिए। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना के अपने चैनल पे शेयर की हुई है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप उस लिंक से भी इसको देख सकते हैं। आप इस वीडियो के बाद इसकी डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आपसे रिलेटेड हैं वो मैं सारी की सारी वहां पे डाल दूंगा, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, ये आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद फंक्शंस ऑफ पेप्टा है, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, और वो एक ही वीडियो के अंदर जो है वो पर्पस ऑफ पेप्टा और फंक्शन ऑफ पेप्टा जो है वो सारे का सारा उसमें कवर हो रहा है। उसमें आपका उसमें ऑर्गेनोग्राम भी आ जाएगा, उसमें इसकी मैनेजमेंट भी आ जाएगी, गवर्निंग बॉडी भी आ जाएगी, ये कैसे काम करता है ये भी आ जाएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो उसके अंदर आपके सॉल्व हो। उसके बाद पेप्डा एक्ट 2016 के ऊपर हमने सेपरेट एक वीडियो बनाई हुई है, ये भी इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ये भी आप देख लीजिएगा। ये 40-50 मिनट की एक वीडियो है, लेकिन इसमें सारे का सारा पेप्डा एक्ट आपका कवर हो रहा है। और आई होप कि अगर पेप्डा एक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है
तो आप इजीली उसको आंसर कर सकते हैं। इसके बाद ISO 17025 है, इसके बारे में आपने जरूर पढ़ के जाना है। स्पेशली वो लोग जो कि टेक्निकल पोस्ट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए ये जरूरी नहीं है। BSL लैब्स हैं और रेलिवेंट ट्रेनिंग्स हैं। इसके अलावा ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आपने देख के जानी है। इनके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। जो आपने ट्रेनिंग्स ली हैं उस ट्रेनिंग पे सर्टिफिकेट्स आप जरूर साथ लेके जाएं, और वहां पे जो आपने सीखा है वो आपकी फिंगर टिप्स पे मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा बच्चे ये पूछ रहे थे कि इंटरव्यू पैनल जो है वो कितने लोगों का है। तो वैसे तो ये वेरी करता है जॉब टू जॉब, लेकिन 5 से 6 लोग जो है वो इंटरव्यू पैनल के अंदर मौजूद हैं। इस तरह मिसाल के तौर पे इसमें DG भी मौजूद होगा। बाज का जो है वो आपके चेयरमैन भी आके बैठ जाते हैं इंटरव्यू में, वो लेकिन वो वक्तन फवक्तन बैठे होते हैं, वो हर इंटरव्यू के अंदर मौजूद नहीं होते। इसके अलावा HR का रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होगा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मौजूद होगा, लैब रिप्रेजेंटेटिव, जिस लैब के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप ड्रग टेस्टिंग लैब में, तो ड्रग का रिप्रेजेंटेटिव लाजमी होगा। अगर आप फूड टेस्टिंग लैब में हैं तो फूड टेस्टिंग का जो है वो लाजमी बंदा मौजूद होगा। वो आपसे स्पेसिफिकली जो है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। इसी तरह DG जो है वो आपसे जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये 5 से 6 लोगों का पैनल जो है वो लाजमी मौजूद होगा, और आपका जो इंटरव्यू है वो 20 से 25 मिनट तक हो सकता है। तो इसलिए बिल्कुल वेल प्रिपेयर होके जाइएगा, और कोशिश करें कि इंटरव्यू से एक आध दिन पहले पहुंच जाएं, अपनी नींद पूरी करें, खाना छाना खा के जाएं, चाय वगैरह पी के जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होके जाएं। अपनी नींद पूरी होगी तो फिर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो ये प्लान कर रहे हैं कि ओवरनाइट वो वहां पर जाएंगे और सारी रात ट्रेवल करेंगे और सुबह इंटरव्यू देंगे, तो ऐसे बच्चों को मैं जो है वो कहूंगा कि आप एक दिन पहले वहां पहुंचे। थोड़ा सा बेयर कर लें, एक्सपेंसिव है आपके लिए, बिकॉज एक दिन पहले जाने में आपको होटल वगैरह जो है उसका खर्चा पड़ेगा। लेकिन यह है कि ये आपको इन द लॉन्ग रन आपके लिए फायदेमंद है। जब आपकी अगर जॉब हो जाती है तो ये सारे के सारे पैसे आपके पहली सैलरी में ही रिकवर हो जाएंगे। अब ये इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा रहे हैं, ये बता देते हैं। हाउ विल यू हैंडल अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जी, अगर आप मैनेजर लेवल पे जॉब कर रहे हैं या आप सीनियर साइंटिस्ट हैं, जूनियर साइंटिस्ट हैं, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपके सामने आ गया, कोई एक टेस्ट परफॉर्म होने के लिए आपके सामने आ गया, तो उसको कैसे आप हैंडल करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। वैलिडेशन क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीशन क्या होती है, पैरामीटर ऑफ वैलिडेशन क्या क्या है, ये पूछे जा रहे हैं। कैलिब्रेशन क्या होती है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, ये तो सारों से ही पूछे जाएंगे ना। उसके बाद है GCMS वगैरह और उसकी एप्लीकेशन क्या है, HPLC वगैरह क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपने अच्छी तरह से देख के जाने हैं। प्रैक्टिकल साइड को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल नेचर के क्वेश्चन है। क्योंकि लैब के अंदर आपने प्रैक्टिकल काम करना है, आपने सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपने वहां प्रैक्टिकली टेस्ट परफॉर्म करने हैं। तो प्रैक्टिकल नेचर के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछेंगे। इसके अलावा हाउ टू चेक टॉक्सिक पॉइजनस सब्सटेंस। अगर आपके सामने कोई पॉइजनस सब्सटेंस आ जाता है, आपने उसका कैसे सैंपल लेना है और उसको आपने टेस्ट कैसे करना है, कौन कौन से टेस्ट उस पर अप्लाई करने हैं, ये आपको पता होना चाहिए आपकी अपनी फील्ड के अंदर। उसके बाद DNC सीक्वेंसिंग क्या होती है, PCR क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, और टेस्टिंग स्पेशली टेस्टिंग है क्या, और उसकी प्रैक्टिकल साइड क्या है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स क्या है। अच्छा, पेस्ट के जो है वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, फूड के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर के, ड्रग्स के, ये सारे आपको पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन से होते हैं जी, बैक्टीरिया के लिए, वायरसेस वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो बच्चों ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपने पहले से प्रिपेयर करके जानी है अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो आई होप कि इससे आपको काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और ये मोस्टली ये वही क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट्स ने अक्सर हमें बताए हैं, और ये वही क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से पूछे जाएंगे। उसके बाद देखें कि पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका ताल्लुक जो है वो मुल्तान से है, तो आपको ये कहा जाएगा कि अगर हम आपको अपॉइंट करते हैं, तो आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो तो लाहौर में हो, तो आप क्या मैनेज कर लेंगे। तो जारी बात है, अगर लैब ही लाहौर के अंदर है तो लाहौर के अलावा आपके पास अपॉर्चुनिटी सो फार नहीं है। जब तक बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लैब्स डेवलप नहीं होती है तब तक आपको लाहौर में ही ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये इसमें आपका जवाब जो है वो यस ही होना चाहिए कि आप लाहौर में ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इसके अलावा आपकी अवेलेबिलिटी से रिलेटेड भी पूछा जाएगा कि अगर आपको हम हायर कर लेते हैं तो आप जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या छोड़ देंगे, या आपका कोई बॉन्ड वगैरह है उनके साथ, तो सर्विस बॉन्ड वगैरह जो है वो भी आपसे वो डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद है पेप्टा की जो गवर्निंग बॉडी है, इसका चेयरमैन, इसका DG, इसके मेंबर्स, उसके बाद जो बाकी सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। पेफ्डा एक्ट 2016 ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके ऊपर हमने एक बकायदा वीडियो बनाई हुई है, और वो वीडियो जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे, तो वहां से आप वो जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनोग्राम ऑफ पेप्टा जो है वो क्या है, इसके ऊपर भी हमारी वीडियो अवेलेबल है, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। हाउ कैन यू इम्प्रूव पेप्टा। अगर आपको हायर किया जाता है एज ए एम्प्लॉय, तो आप पेप्टा की इंप्रूवमेंट के लिए जो है वो क्या कर सकते हैं, इस तरह पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताएं। तो आपने स्ट्रेंथ ऐसी बतानी है जो कि आपकी, जिससे आपकी कोई वीकनेस शो ना हो रही हो,
और वीकनेस इस तरह की बतानी है आपने जो कि आपकी स्ट्रेंथ लगे। तो ये जो है वो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि आपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है वो इस तरह की बतानी है। खास बच्चे स्ट्रेंथ तो अच्छी बता लेते हैं लेकिन वीकनेसेस में अक्सर फंस जाते हैं। तो अगर आपने वीकनेस अपनी बतानी है तो फॉर एग्जांपल वो आप ये कह सकते हैं पहले नंबर पे कि जी मैं वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता। बाज़ का ऐसा होता है कि मैं काम जो है उसमें इतना बिजी हो जाता हूँ कि मेरी जो सोशल लाइफ है या जो मेरी पर्सनल लाइफ है उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं बचता। तो ये एक, और मुझे इसमें बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, ये एक तरह का जो है वीकनेस आपकी हो सकती है। दूसरे नंबर पे आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नमाज है, कुरान पाक की तिलावत है, उसके अंदर आप बाज़ का कोताही कर देते हैं, कोई नमाज आपसे मिस हो जाती है तो उसको बेहतर करने की जरूरत है। तो वो भी एक जो है वो अच्छी आपकी वीकनेस कंसीडर की जाएगी। और तीसरे नंबर पे ये है कि आप बता सकते हैं कि जी आप जो है वो लिटिल बिट फूडी हैं, यानी कि आप बाज़ का जो है वो अगर आपने ये डिसाइड किया हुआ कि मंथ में एक बार या दो बार आपने आउटिंग करनी है, होटलिंग करनी है, तो इससे ज्यादा भी आप बाज़ का कर जाते हैं। तो ये भी आपकी वीकनेस है और इसको आप ये समझते हैं कि इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। इन द लॉन्ग रन जो है ये अच्छा नहीं है। तो आपका ये जो फास्ट फूड का इंटेक है या ये जो स्ट्रीट फूड का इंटेक है ये कम होना चाहिए। तो आप ये समझते हैं कि फॉर द सेक ऑफ योर हेल्थ इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इस तरह की आपने अपनी वीकनेस बतानी है। बाकी स्ट्रेंथ का तो आपको पता ही है, वीकनेस में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। और ये ज़हन में रखिएगा कि जो भी आप स्ट्रेंथ या वीकनेस बताएंगे उस पर अक्सर क्रॉस क्वेश्चन हो जाता है। वो आपसे पूछते हैं कि अच्छा आपकी ये स्ट्रेंथ है तो बताएं आपने, फॉर एग्जांपल आप ये बताते हैं कि ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ, तो वो आपसे ये पूछेंगे कि अच्छा बताएं आपने किस किस मौके पर किस किस की हेल्प की और कैसे। तो उसमें आपके पास एक रीजनेबल एक दो एग्जाम्पल जो है वो मौजूद होनी चाहिए हर एक स्ट्रेंथ के अगेंस्ट। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन हैं। देखें, एजुकेशन रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो आपका एरिया है, वो आपसे जरूर पूछा जाएगा। अगर आप अपने एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर आप अपनी एजुकेशन के अंदर अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया, तो फिर ये आप आपके लिए जो है वो इंटरव्यू को पास करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड बात है कि आपके एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनके ऊपर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, अबाउट योर लास्ट क्वालिफिकेशन है, सेकंड लास्ट क्वालिफिकेशन है, उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। हर उस क्वेश्चन को देखकर कोशिश करें कि अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते जाएं ताकि एंड में आपको उसके लिए रिवीजन आसान हो। और अननेसेसरी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, आपसे छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और आपने उसके शॉर्ट आंसर ही देने हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू डे के ऊपर आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। तो अगर आपने पैंट शर्ट पहनी है, प्रेफरेबली जो है वो पैंट शर्ट पहने। अगर आप शलवार कमीज पहन रहे हैं तो भी ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। लेकिन मैं उसमें भी बताऊंगा कि शलवार कमीज अगर आप पहन रहे हैं तो उसके साथ वेस्ट कोट आप जरूर पहने। ठीक है, लाइट कलर का शलवार कमीज और डार्क कलर की वेस्ट कोट हो, प्रॉपरली आयरन होनी चाहिए, प्रॉपर साफ सुथरी होनी चाहिए। और अगर आप रात पूरी ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि फिर वो आप अपने साथ एक सेपरेट ड्रेस जरूर रखें ताकि आप सुबह बिल्कुल फ्रेश ड्रेस के साथ वहां पे पहुंचे। अगर आप पैंट शर्ट पहन रहे हैं तो शर्ट प्रेफरेबली व्हाइट या ऑफ व्हाइट होनी चाहिए। बाज़ का ऐसा होता है बच्चे डार्क कलर की, रेड कलर की, पर्पल कलर, ब्लू कलर की, ब्लैक कलर शर्ट पहन के आ रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं है। व्हाइट या ऑफ व्हाइट होनी चाहिए। और पैंट्स जो है वो आपकी ब्लैक या ब्लू कलर की होनी चाहिए। पैंट का कलर हमेशा डार्क होना चाहिए, शर्ट का कलर हमेशा लाइट होना चाहिए। और उसके साथ आजकल के मौसम की मुनासिबत से नॉट आप लगाएंगे, कोट नहीं पहन। ठीक है, तो आप देख लें अगर कोट आपने साथ लेके जाना है तो जरूर ले जाएं। अगर वहां पर प्रॉपर अगर कूलिंग का बंदोबस्त है, वहां पे ठीक ठाक चिलर वगैरह लगे हुए हैं तो जरूर पहन लें। अदरवाइज आप जो है वो उसको अपने साथ कैरी कर लें, लेकिन पहन के ना जाइएगा उसको। अपने जहाँ पे बाहर वेटिंग एरिया वहां पे आप छोड़ के जा सकते हैं। और अगर आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हैं तो फिर आप जरूर पहन के चले जाएं। लेकिन जो आपकी ड्रेसिंग है वो अकॉर्डिंग टू वेदर होनी चाहिए। अगर गर्मी है तो फिर उसमें बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप कोट पहन के जाएं। हाँ, अगर आपने अच्छी पैंट शर्ट पहनी हुई है, नॉट लगाई हुई है, तो ये इट विल बी मोर देन सब। और कलर ऑफ द शर्ट मस्ट बी लाइटर देन पैंट्स। तो ये एक रूल ऑफ थंब है कि आपकी शर्ट का जो कलर है वो आपकी पैंट्स के कलर से जो है वो लाइट होना चाहिए। ये एक फॉर्मल ड्रेसिंग का रूल है। ठीक है, वैसे आप घर में जो मर्जी पहने, आप अपनी जो सोशल गैदरिंग्स है वहां जो मर्जी पहन के जाएं, लेकिन चूंकि यहाँ पर आप एक ऑफिशियल और एक फॉर्मल काम के लिए जा रहे हैं, एक बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका फॉर्मल लगना, आपका प्रोफेशनल लगना जो है वो बहुत जरूरी है। और अगर वैसे दूसरा मैंने आपको बता दिया कि अगर आप शलवार कमीज पहन के जा रहे हैं तो फिर आप उसके साथ वेस्ट कोट जो है वो जरूर पहने। और डार्क कलर की वेस्ट कोट हो, लाइट कलर की शलवार कमीज हो, कोशिश करें वेस्ट कोट जो है वो सिंपल हो। फूलों वाली और जो शादियों पे पहनने वाली वेस्ट कोट्स होती हैं वो पहनने से अवॉइड करें। अगर वो हैं तो उससे बेहतर है कि आप ना ही पहने। उससे बेहतर है कि आप पैंट शर्ट पहन लें, साथ में कोई नॉट वगैरह लगा लें। नॉट जो है वो डिसेंट होनी चाहिए, बिल्कुल एक बच्चे वो बारीक सी लगा लेते हैं, वो प्रोफेशनल नहीं है।
ये एक दरमियाने होनी चाहिए, एक बिल्कुल पुराने जमाने की नहीं, वो बहुत मोटी सी चौड़ी सी होती है वो ना पहने, वाइड होती है, दरमियानी होती है वो ले लें। और उसका कलर जो है वो डिसेंट होना चाहिए, ठीक है, डार्क कलर की, ब्लैक ब्लू वगैरह इस टाइप की होनी चाहिए, और शॉकिंग कलर्स नहीं होने चाहिए, पर्पल पिंक रेड वगैरह इस टाइप के कलर्स नहीं होने, ठीक है। उसके अलावा अगर फीमेल की ड्रेसिंग की बात की जाए, वैसे तो फीमेल्स को पता है कि उन्होंने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, लेकिन उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एलेबोरेट कर देते हैं कि प्लेन ड्रेसिंग होनी चाहिए, डिजाइन वगैरह एक्स्ट्रा फ्लावर्स वगैरह वाले जो ड्रेसेस हैं उनसे अवॉइड करें, शॉकिंग कलर्स ना पहने। और इसके अलावा अगर गाउन और वेल्स अगर आप पहन रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपरली कैरी किया हुआ है तो दैट इज ओके। इसके अलावा जो है वो इंटरव्यू फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए अगर आप जो है वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, अगर आपने किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो मैं आपको ये बता दूं कि आजकल जो इंटरव्यू हो चुके हैं वो सीनियर साइंटिस्ट के हो चुके हैं, सीनियर टेक्निकल मैनेजर के, टेक्निकल मैनेजर के, ये सारे के सारे जो हैं ये अप्रैल में हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर अप्रैल के आखिर में या मई के स्टार्ट में देखें तो उसमें जूनियर साइंटिस्ट के इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपका पहले टाइपिंग टेस्ट होना है, तो आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करें। आप लोग इसको अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी समझें, बिकॉज आपका पहले टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपको बुलवाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि सेम डे पे ही जो है वो आपसे ले लिया जाए, लेकिन इतने ज्यादा कैंडिडेट हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि सेम डे के ऊपर आपसे पहले टाइपिंग टेस्ट लें, उसके बाद जो लोग वहां से कामयाब हो जाएं उनको इंटरव्यू रूम में भेज दें। मेरा नहीं ख्याल है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल है, तो इसलिए आप टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू के लिए इकट्ठे तैयारी करें। और ये मई में एक्सपेक्टेड है। ये कब हो जाएगा जी? ये मई में हो जाएगा, बिकॉज 30 जून तक आप लोगों की सिलेक्शन फाइनल होनी है, आप लोगों को उन्होंने अपने अपने अपनी अपनी जो सीट्स हैं वहां पर बिठाना है, तो उससे पहले पहले आप लोग प्रिपेयर रहें। आप लोग बजाय इसके कि आप इधर उधर से जो है वो चीजें तलाश करते रहें कि पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इंटरव्यू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हमें लेटर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, तो बेहतर है कि आप लोग अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वाले जो लोग हैं जिनमें उन्होंने टाइपिंग रिक्वायर की हुई है, वो टाइपिंग की तैयारी करें, अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो है वो पीछे हमने बता दिया कौन कौन सी चीजें हैं। प्लस इसके अलावा मंडे को हमारा एक एक्सक्लूसिव सेशन हो रहा है 9 से 10 बजे तक, उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने नंबर जो है वो दे दिया, यहाँ पे मैं फिर दे देता हूँ। तो इस पे एडमिन से राब्ता करके, एडमिन को व्हाट्सएप करके आप अपने आप को ग्रुप में ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है, ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, और मंडे को जो है वो हमारा वो फ्री सेशन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर टाइपिंग टेस्ट की बात की जाए तो कुछ सीट्स हैं, जैसे प्राइवेट सेक्रेटरी है, असिस्टेंट है, डीईओ है, इसके लिए टाइपिंग टेस्ट भी रिक्वायर्ड है। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि आप 30 वर्ड्स पर मिनट और 90% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें आप ध्यान में रखें कि अगर आपने कोई वर्ड इनएक्यूरेट कर दिया है और आप बैक स्पेस प्रेस कर रहे हैं, तो आम तौर पे होता ये है कि वो आपके 3 वर्ड्स जो हैं पिछले वो उसको खत्म कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे बैक स्पेस दबा रहे हैं तो वो इसको भी खत्म कर देगा, असिस्टेंट को भी खत्म कर देगा, सेक्रेटरी को भी खत्म कर देगा। तो बैक स्पेस जो है वो आपने जरा सोच समझ के प्रेस करनी है, और एक्यूरेसी का खास तौर पे ख्याल रखना है, ठीक है। ज्यादा बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो एक वर्ड आप आगे जाएंगे और 3 वर्ड आप पीछे चले, ठीक है। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। ये बिल्कुल टाइपिंग मास्टर की तरह नहीं होगा, बल्कि ये जो खास किस्म का सॉफ्टवेयर होता है टाइपिंग टेस्ट लेने के लिए, वो एक सेपरेट किस्म का होता है। ये मैं आपको पहले बताता जा रहा हूँ कि ये टाइपिंग टेस्ट आपका जो है वो इतना इजी नहीं होगा, इस क्योंकि सीट्स कम है और मुकाबला काफी सख्त है, और काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट पास किया हुआ है। तो आपके इंटरव्यू से पहले पहले ये जो टाइपिंग टेस्ट है ये लाजमी हो जाना, तो इसलिए आप लोग प्रिपेयर करें, इंटरव्यू टाइपिंग टेस्ट को सीरियसली प्रिपेयर करें, इंटरव्यू को बहुत अच्छे तरीके से देखें। और ये एक्सपेक्टेड कब है? मई 2025 के अंदर अंदर ये आपके टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू दोनों हो जाने हैं। और जून के अंदर आपको आपका रिकमेंडेशन लेटर आपके पास मौजूद होगा अगर आप उसको क्लियर कर जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि ये क्या ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्होंने अगर है तो इन्होंने बीपीएस स्केल क्यों नहीं अनाउंस किया? तो बीपीएस स्केल जो है वो क्यों नहीं अनाउंस किया? तो बच्चों बात ये है कि ये जो बीपीएस स्केल है ये अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, सही है। ये एक ना तो अलाइड डिपार्टमेंट है ना अटैच डिपार्टमेंट है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी कहाँ है? पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में एक ऑटोनॉमस बॉडी है। तो इसने अपना एक्ट बनाया हुआ है इसका, उसके तहत इसने रेगुलेशंस फ्रेम करनी है खुद, ठीक है, अपने बोर्ड से इसको प्रूव करवाना है, और उसके तहत जो है इसने रूल्स भी बना, सही है, रूल्स और रेगुलेशन क्या करनी है इन्होंने खुद बनाना। तो ये क्या करेंगे, फ्यूचर में भी ये चाहे तो बीपीएस सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन अब अडॉप्ट क्यों नहीं किया गया? असल में बीपीएस सिस्टम अगर अडॉप्ट करते हैं तो उसके तहत जो सैलरीज हैं वो देनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर जो सैलरीज हैं अगर आप गौर करें
तो एक असिस्टेंट लेवल की जो सीट है उसकी सैलरी भी जो है वो 80 to 90 थाउजेंड के अराउंड है। और अगर आप असिस्टेंट लेवल की जो सीट है उसको आप बीपीएससी के अंदर देखें, ठीक है, सॉरी, उसको बीपीएस स्केल के अंदर देखें, तो उसकी सैलरी हार्डली जो है वो 40 से 50 हजार के करीब बने। इसी तरह से डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ये आमतौर पे 11वें की या 14वें की सीट होती है, ठीक है। 11वें की भी बाज डिपार्टमेंट में डाटा एंट्री ऑपरेटर 11 स्केल के हैं, बाद में 14 स्केल के हैं। इन बेचारों की भी जो है वो 35 से 40 हजार स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो अगर बीपीएस स्केल अडॉप्ट कर लेते हैं ना, तो ये इस तरह से फिर हाईएस्ट मार्केट बेस्ड सैलरीज नहीं दे सकते। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इन फ्यूचर आप बीपीएस स्केल की तरफ जाएं। तो यहाँ पर इन सैलरीज को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मार्केट कंपेटिटिव सैलरीज या मार्केट बेस्ड सैलरी। तो अगर ये बीपीएस सिस्टम अडॉप्ट नहीं करते तो ये ज्यादा बेहतर है। और इसमें दूसरा आपको मैं ये बात बता दूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे भी लोग काम कर रहे हैं वो लाइकली टू बी परमानेंट ही होते हैं। आप उनकी जरूरत बने रहे, आप काम कर रहे हैं, कोई आपको नहीं निकालेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता कोई जॉब से टर्मिनेट हो जाता है तो वो सर्विस ट्रिब्यूनल में तो नहीं जा सकता, लेकिन सर्विस बेंच जो है वो हाई कोर्ट का उसके लिए मौजूद होता है। तो ये लोग वहां पे जाके भी रिट फाइल कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो जॉब है ये भी ऑलमोस्ट इसको परमानेंट ही कंसीडर करें, ये आमतौर पे निकालते नहीं है, बिकॉज इनको जरूरत होती है। और चूंकि पेप्टा एक ऐसा इदारा है जो कि टेस्ट करेगा और उससे पैसे अर्न करेगा और ये सेल्फ सफिशिएंट होगा, तो इसलिए इस इदारे को जो है वो लोगों की जरूरत पड़ती रहेगी। असल में उन इदारों का फ्यूचर थोड़ा सा खतरे में होता है जो कि सिर्फ स्पेंडिंग साइड पे होते हैं, एक्सपेंडिचर साइड पे होते हैं, अर्निंग नहीं कर रहे होते। तो पेप्टा जो है वो एक अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो भी इससे टेस्ट करवाएंगे ये फी चार्ज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पेप्टा जो है वो ठीक ठाक पैसे अर्न करेगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको ग्रांट मिलती रहेगी जब तक कि अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर चूंकि ये अकेली स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो लैब होगी, पूरे पाकिस्तान से इसके पास सैंपल आएंगे टेस्ट होने के लिए, तो इसकी अर्निंग जो है वो ठीक ठाक होगी, उसकी फीस भी हुआ करेगी। और वो फीस जो है वो पेप्टा की इनकम होगी, वो मेनली जो इनकम होगी पेप्टा की वो वही फीस होगी, प्लस गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अर्सा इनको कुछ सालों तक अगले ग्रांट भी मिलती रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि पेप्टा के अंदर जो लोग जॉब करने जा रहे हैं, इसको ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर है, इसलिए आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जी मार्केट बेस्ड सैलरीज का मैंने आपको बता दिया, ऑटोनॉमस बॉडीज का बता दिया। कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट आमतौर पर इसके ऊपर होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी 2004 है जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी, इसको मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर दिया है। आई होप के ये आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अच्छा जी, प्रिपरेशन की अगर आप बात करें, बहुत सारे बच्चे हमें मैसेजेस कर रहे हैं, मुझे हंड्रेड्स ऑफ मैसेज अपने एडमिन के नंबर पे आ रहे हैं। उसके अलावा यूट्यूब पे हमें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि इसके लिए कोई लाइव सेशन रखें या इसके लिए कोई हमें कोई गाइडलाइन प्रोवाइड करें। तो बच्चों इसके लिए हम हमारा चैनल है यंग ऑफिसर्स एकेडमी का, उसके ऊपर डेली जो है वो हम एक सेशन कर रहे हैं। ये यहाँ पे 10 से 11 बजे लिखा हुआ है बच्चों, 10 से 11 नहीं है, बल्कि ये 9 बजे से लेके 10 बजे, ठीक है। पहले हम 10 से 11 कर रहे थे, अब 9 से 10 बजे तक डेली जो है वो इस पे सेशन होता है। यहाँ हम क्या करते हैं, मंडे को स्पेशली जो है वो इंटरव्यू रिलेटेड सेशन होगा मंडे को। और उसके अलावा डेली बेस पे हम लोग इंटरव्यू से रिलेटेड और टेस्ट से रिलेटेड हम जीके की तैयारी करा रहे हैं। जीके से रिलेटेड जो है वो किसी एक सब्जेक्ट को हम पकड़ते हैं और उसको सारे को हम कंप्लीट करते हैं 8-10 लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चले जाते हैं। और अगर आप हमारी प्रीवियस क्लासेस जो है वो उसको देखना चाहें तो हमारा जो लाइव सेक्शन है चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल पे जो लाइव सेक्शन है उसके अंदर आप जाके तमाम प्रीवियस को देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी को जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हर तरह की जॉब के लिए जो है ये आपका हेल्पफुल होगा। हमने अभी तक जो है वो इस्लामिक स्टडीज के सारे लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए। तो ये तकरीबन 12 के 12 लेक्चर्स वहाँ पे मौजूद है। आप ये 12 लेक्चर जो है वो वहाँ पे इनको देख सकते हैं, ये वीडियोस वहाँ पर मौजूद है। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि बाज़ का ऐसा होता है कि हम लोग लेट हो जाते हैं, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं वो इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ी ऑथेंटिक होती है और वेल रिसर्च होती है। आई होप आज की वीडियो ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। अगर आप इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट से जरूर बताइएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड योर टाइपिंग टेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।